हम आंखों के साथ लालजी टंडन को अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक। लालजी टंडन के निधन पर सीएम ने जताया दुख, कहा हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अधूरी रह गई बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। कोरोना के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द। श्राइन बोर्ड की ओर से औपचारिक ऐलान। कोविड काल में बेहाल गरीब। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कामकाज ठप। छिंदवाड़ा में मजदूरों का नहीं हो रहा गुजारा। महारानी अस्पताल में नवीन कार्यों का लोकार्पण। बाहर से भी उपचार कराने आ सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। और बेमित्रा में नहाते वक्त 2 युवक डूबे। एक युवक का शव बरामद। गोताखोरों की मदद से दूसरे की तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। राजनीति में सभासद से सांसद और राजभवन तक सफर तय करने वाले लालजी टंडन के जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का काफी असर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधा करती थी। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है। अटल के साथ उनका करीब 5 दशकों का साथ रहा। इतना लंबा साथ अटल का शायद ही किसी और राजनेता के साथ रहा हो। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था और सांसद चुने गए थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन लखनऊ लोकसभा से सांसद थे। अटल बिहारी के बाद सौंपा गया था उत्तराधिकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से थे नजदीकी संबंध, मानते थे दोस्त, पिता और भाई। पार्षद बनने से शुरू हुआ था लालजी टंडन का राजनीतिक सफर। 1952, 1957 और 1962 तक लगातार 3 चुनाव में मिली हार ने अटल जी का दिल लखनऊ से खट्टा कर दिया था। 1991 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जब लालजी टंडन ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अभी कुछ बताने को बचा ही क्या है। लालजी टंडन ने उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत बताई और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ अब उनके साथ है। वह सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए, बाकी चुनाव हम पर छोड़ दें। अटल जी तैयार हो गए और वह चुनाव जीत भी गए। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी और बीएसपी की सरकार में उनका अहम रोल था। बताया जाता है कि मायावती लालजी टंडन को राखी बांधती थी और इसी के चलते उन्होंने लालजी टंडन की बात मानकर बीजेपी से गठबंधन किया था। 1978 से 1984 तक, फिर 1990 से 96 तक लालजी टंडन 2 बार यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 1991 में वह यूपी के मंत्री पद पर भी रहे। अटल के दुलारे और लखनऊ के लाडले लालजी टंडन अब सभी को अलविदा कह चुके हैं। जिनके जाने का शोक राजनीति दल की हर सदस्य को है। हर किसी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लालजी टंडन का जीवन और उनकी उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई थी। उनका लखनऊ में अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को। नहीं रहा यूपी का लाल। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और उसके बाद साल 1958 में लालजी की शादी कृष्णा टंडन से हुई।
संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। लालजी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनाने में लालजी का अहम योगदान रहा था। लालजी टंडन साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने 22 अगस्त 2002 को भाजपा नेता लालजी टंडन को अपना भाई बनाया और उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब भी लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके बताई। लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत के लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। एमपी के राज्यपाल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम के साथ राजनीति के कई कद्दावर नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूँ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट पर लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन में हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जाहिर करता हूँ। उनके परिवार और दोस्त के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए लिखा कि उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक और प्रखर समाज सेवी को खोया है। वे लखनऊ के प्राण थे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी के निधन होने की खबर अति दुखद और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका अलग सार्वजनिक जीवन जनता के बीच समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया है। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी और उनको नमन किया। मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया था। कार्यकर्ताओं के हृदय में बस गए थे। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गवर्नर हैं। प्रदेश को ये लगता था कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी
जब भी कोई समस्या आती थी मैं सलाह लेने, सुझाव लेने उनके पास जाता था और वो पूरी आत्मीयता और स्नेह के साथ हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। मध्य प्रदेश में इतने कम समय में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए उन्होंने अभिनव काम किया। राजभवन में एक आत्मनिर्भर गौशाला उन्होंने बनाई थी और उनकी कल्पना थी कि गोपालन के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देश और उत्तर प्रदेश के लिए जो किया वो सारा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये अनुभव कर रही है कि उनके मार्गदर्शक उनसे छिने हैं। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के चलते तेज गति ट्रक ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जगदलपुर के महारानी अस्पताल में 7 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से कराए गए नवीन कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोगों का महारानी अस्पताल से भावनात्मक लगाव है। राज्य सरकार महारानी अस्पताल को इस क्षेत्र के सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। महारानी जिला अस्पताल की सुविधाएं देश के किसी भी जिला अस्पताल से कम नहीं है। अभी बस्तर के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। राज्य सरकार यहां अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराएगी, जिससे बाहर के लोगों भी बस्तर आकर अपना इलाज करा सकेंगे। सीएम ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टरों की कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर कॉफी, बस्तर काजू, बस्तर हल्दी जैसे प्रसंस्करण उत्पादों की लॉन्चिंग की। बस्तर में विकास कार्यों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ई लोकार्पण किया। बस्तर के विकास के सीएम ने 244 करोड़ की सौगात दी है, जिसका प्रसारण उनके फेसबुक से लाइव किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कादम्बिनी मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान का लोकार्पण एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। छिंदवाड़ा जिले के झुग्गी झोंपड़ियों में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के चलते लोगों के मंदिर तक के दरवाजे बंद हो गए हैं और चुनाव के दौरान हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी होने का दावा करने वाले सियासत के गलियारों में गुम हो गए हैं। चुनाव के दौरान आमजनों से किए गए
वादों का कोई जुमला कहकर मुकर जाता है तो कोई सस्ता छिन जाने का रास्ता बचाकर चला जाता है। बता दें, शुरुआती दिनों में लॉकडाउन में अभी संगठनों ने असहायों की मदद पहुंचाई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद कामकाजी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। पर इन सभी संगठनों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इसका नतीजा ऑटो रिक्शा और गलियों में फेरी लगाने वाले हाथ चालक सहित दैनिक मजदूरी करने वालों का गुजारा करना मुश्किल होने लगा है। सारे ऐसे परिवार हैं जो आज अपने रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और उनके पास जो आवश्यक जीवन यापन के लिए आवश्यकताएँ हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। प्रदेश शासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश शासन सिर्फ विधायकों को खरीदी फरोख्त के लिए ही उनका ध्यान है, पूरी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम मांग करते हैं शासन से कि ऐसे निकट लोगों को जिनके पास कोई साधन नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव है, ऐसे लोगों की शासन है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने 3 किसानों से 65 किलो गोबर खरीदकर जोड़िया वाड़म गोठान से गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। वहीं उन्होंने योजना से जिले का गरीबी उन्मूलन करने और जैविक जिला बनाने का संकल्प दिलाया। जिले के नकुलनार गोठान में समूह के मध्य प्रतियोगिता भी कराई गई, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पौधारोपण कर समूह को मछली बीज बांटा गया। इसी में छत्तीसगढ़ शासन की एक आज जो पहल रहेगी वो विशेष तौर पर ये रहे कि जो भी गांव के जो गाय गोठान बने हैं उन पे हरेली का ये त्यौहार बहुत विशेष रूप से मनाए जाने का प्रोग्राम रहा है। आज इसी के तहत हमारे आदर्श ग्राम गोठान नकुलनार में गोधन न्याय योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम पूरी तरह से खंड स्तरीय कार्यक्रम था। खंड स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि रहे, अधिकारी रहे और जिला प्रशासन से हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भी यहाँ पहुँचे थे और यह बहुत ही जबरदस्त आज का कार्यक्रम रहा। आज के इस कार्यक्रम में हमने गोबर क्रय का विधिवत उद्घाटन किया और महिला समूह का भी खेलकूद का भी आयोजन किया। बलौदाबाजार जिले के कसडौल ब्लॉक से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित बरघाट नाला में मोटरसाइकिल को पार कराते समय 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे युवक का रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक कसडौल का निवासी है और अपने दोस्तों के साथ बलार बांध घूमने आया था। अचानक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद बरघाट नाले के ऊपर से पानी बह रहा था। पांचों मिलकर एक मोटरसाइकिल को नाले से पार करा रहे थे। इसी दौरान नाले के बीच में तेज बहाव के कारण सभी का संतुलन बिगड़ गया और पानी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे युवक को पुलिस ने बचा लिया। रात्रि करीबन 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिली थी राजकमल दुबे जो कसडौल के द्वारा। इन लोग इधर बलार डैम बरबैया तरफ से घूम कर रहे थे तो यहाँ पर नदी के पास में बरघाट नदी के पास में लोग बाढ़ थी तो वहाँ पे खड़े थे। तो उसके बाद नदी क्रॉस कर रहे थे, साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह उठा कर ले जा रहे थे। इसी दरमियान मतलब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिहावी से है, जहां मगरलोड नगर पंचायत के खिलाफ एक विधवा महिला द्वारा 7 जुलाई को पुलिस अधीक्षक धमतरी के पास लिखित शिकायत की गई थी। मेरे पास नगर पंचायत हेमंत सिन्हा के दुराचार किया। महिला की शिकायत की कॉपी पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा थाना मगरलोड को भेजा गया है। मगर थाना मगरलोड द्वारा पीड़ित महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने चौकी करेली बड़ी पर फिर सोमवार को शिकायत की। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी हेमंत सिन्हा, जो पेशे से अधिवक्ता नोटरी का कार्य करता है, उसे गिरफ्तार किया गया। करेली चौकी प्रभारी लल्ला सिंह राजपूत ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी हेमंत सिन्हा के खिलाफ धारा मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के
बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर अमोरा नदी के एनीकेट पर नहाने गए 2 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक का शव गोताखोरों ने बरामद कर लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हो रही परेशानियों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना के नेताओं ने कहा कि हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कोई उचित इंतजाम भी नहीं है। आपको बता दें कि लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद विरोध कर ज्ञापन भी सौंपा गया। स्वास्थ्य विभाग तरफ से हम लोग माने लापरवाही चल रहा है और माने कोरोना काल में माने कुछ भी इलाज नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, और एक तो लोगों को माने सही दवा हुआ भी नहीं मिल पा रहा है, क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, उनको खाना पीने का व्यवस्था भी ठीक नहीं हो रहा है। ब्लड बैंक में मान लो वहाँ भी लापरवाही है। खबर शिवरी नारायण से है, जहां नगर पंचायत में आज जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान ने बैठक की। बैठक में मेनका ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगरीय निकायों में 24 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाना है। इस विषय पर नगर वासियों और नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद एवं नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी हितेंद्र यादव की उपस्थिति में एसडीएम मेनका प्रधान ने कहा कि आगामी लॉकडाउन की कड़ाई से पालन कराने हेतु और कोविड-19 के केस बढ़ते देखकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस कारण पूरे जांजगीर चांपा जिले के क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए बैठक कर नगर में सभी से कोविड-19 को लेकर लापरवाही बरतने और लापरवाही करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश शिवरी नारायण नगर पंचायत सीएमओ और नायब तहसीलदार को दे दिया गया है। हाँ, नगरीय निकायों में 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लॉकडाउन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तारतम्य में आज शिवरी नारायण के नगर पंचायत में बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष मैडम और उपाध्यक्ष पार्षद, राजस्व, पुलिस, नगर पालिका की पूरी टीम और यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक, व्यापारीगण, सब्जी विक्रेता, किराना व्यवसायी उपस्थित थे। उन सभी से चर्चा हुई और जो भी निर्देश जारी हुए हैं उनके पालन करने के लिए ब्लॉक मुख्यालय रामानुजनगर के साप्ताहिक मंगलवार बाजार, जो कि सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा बाजार लगता है, यहां आम जनता बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। जहां पर तरफ शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर जोर दे रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर ग्रामीण अभी भी नहीं समझे तो कोविड-19 की बड़ी समस्या सामने आएगी। आज रामानुजनगर तहसीलदार के.सी. जाटव पर एवं नायब तहसीलदार माधुरी आंचला पूरी टीम के साथ साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क के घूम रहे 43 लोगों से चालान वसूला गया और लोगों से अपील की गई कि मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
ये जो अभी विश्वव्यापी कोरोना को बढ़ते हुए देखते हुए जो संक्रमण का जो बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो इसके रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और बिना मास्क के आदमी ना घूमें। और जो बाजार में दुकान लगाए हुए हैं वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं, इनसे 100 रुपया जो निर्धारित शुल्क है, जुर्माना है, उसको वसूल किया जा रहा है। कबीरधाम जिले के 108 संजीवनी एक्सप्रेस के ईएमटी सत्येंद्र कुमार और पायलट विदेशी निषाद ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की 1 लाख रुपए की राशि परिजनों को सौंपकर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम की है। बता दें, बीते सोमवार की रात 8:30 बजे 27 वर्षीय युवक गोकुल मानिकपुरी किसी काम से जैतपुरी से करवधा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसका बाइक से नियंत्रित हो गया और वह पुल के नीचे जा गिरा। बेहोश की हालत में पड़े गोकुल का देखकर राहत चलते लोगों ने 108 को फोन लगाकर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल ईएमटी सत्येंद्र कुमार और पायलट विदेशी निषाद घटनास्थल पर पहुंचे। घायल गोकुल का हॉस्पिटल में जाने के लिए एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के दौरान उसकी जेब में रखे 1 लाख रुपए जमीन पर गिर गए। एम्बुलेंस कर्मियों ने पैसे को अपने पास सुरक्षित रखकर घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल करवधा में एडमिट कराया गया, जिसके पश्चात थाना सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी मुकेश सोम की मौजूदगी में 108 की टीम ने रकम परिजनों को सौंप दी। ईएमटी और पायलट के कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की परिजनों के साथ सभी ने प्रशंसा की। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।